हेलो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जो अपन पेडल इक्वेशन की बात कर रहे थे, आइसोम्पोटेट्स की बात की थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं कर्वेचर की। तो कर्वेचर होती क्या है, यानी वक्रता क्या होती है। तो कहते हैं कि नाम में कुछ ना कुछ अर्थ छुपा हुआ होता है अपने हर चीज में। तो वक्रता यानी कि वक्र के अंदर से, यानी वक्र से यानी कर्व से रिलेटेड है, अपने पास कुछ ना कुछ है। तो बात आती है कि कोई भी कर्व, तो अपन ने आइसोम्पोटेट्स हो या पेडल इक्वेशन हो, कुछ भी पढ़ा हो, उसमें हमें जब भी एनालिसिस किया था तो एक कर्व के लिए किया था, वक्र के लिए किया था। यानी कि कोई भी वक्र होगा अपने पास, तो वक्र है, तो वक्र के किसी भी बिंदु पर वो उसका मोड क्या कहलाएगा, उसकी वक्रता कहलाएगा, यानी उसके कर्वेचर कहलाएगा, कर्व की कर्वेचर कहलाएगा। यानी वक्रता की डेफिनेशन अपने पास क्या हो जाएगी, वक्रता यानी कि वक्र के किसी बिंदु, कोई भी बिंदु हो पर उसका मोड ही वक्रता कहलाती है। यानी कि कोई भी है, सपोज करो मैं यहाँ कोई बिंदु P लेता हूं, यहाँ बिंदु P होगा, ये P बिंदु पर इसका मोड ही इसकी कर्वेचर होगी। यहां से ये बात डेफिनेटली होती है। फिर बात आती है कि सर बाकी पॉइंट्स से और डेफिनेशन अपन बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी इसके लिए, तो उसकी बात करते हैं। तो मैं यहां से देखो विजिबल हो जाए, थोड़ा बढ़ा लेता हूं मैं। अपने पास सपोज करो ये कर्व है, यहाँ पे कोई बिंदु P है जहां से कोई स्पर्श रेखा गुजरती है, P बिंदु है, तो इसके निर्देशांक में ले लेता हूं x और y। कंपोनेंट अपना x y लेते हैं, एक निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट होता है। तो यहां तक ये मेरे पास कोई कर्व C था, तो यहां से ले, अब ये किसी टाइम, कोई डेल्टा t टाइम, यानी t टाइम पे तो ये, अब मैं कोई डेल्टा t टाइम में इसको, ये पॉइंट सपोज करता हूं मैं यहाँ पे आ जाता है, ये P वाला पॉइंट Q पे आ जाता है, ये मैं लेता हूं Q, तो ये Q पे आ गया। तो यहाँ पे मैं, अब हमें पता है कि जो टेंजेंट होती, स्पर्शी होती है, वो क्या करती है, जो अपनी इनिशियल लाइन होती है उससे कितना एंगल बनाती है, क्या सर साई कौन बनाती है। अपन ने प्रीवियस वीडियो में पहले जो भी पेडल इक्वेशन में बात की थी, वहां पे इसकी बात की थी कि जो टेंजेंट और इनिशियल लाइन के जो बिटवीन एंगल होता है वो अपना साई होता है, ठीक है। फिर मैं मानता हूं कि कोई डेल्टा टी टाइम पे यहाँ पे ये स्पर्श रेखा यहाँ आ जाती है कोई Q बिंदु पे, तो यहाँ पे ये डेल्टा टी टाइम में होगा, तो इसमें इनिशियल क्या हो जाएगा, मैं मानता हूं इसमें साई प्लस डेल्टा साई हो गया ये एंगल। तो डेल्टा साई एंगल हो गया। तो अब देखो यहाँ पे ये साई प्लस डेल्टा साई है, तो हमें पता है त्रिभुज के बहिष कोण का नियम क्या होता है। तो बहिष कोण होता है वो आंतरिक समूह कोणों के बराबर होता है, यानी उनके योग के बराबर। यानी कि साई आया हुआ है, तो ये कितना हो गया यार स्टूडेंट्स, ये हो गया अपने पास डेल्टा साई। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। फिर देखो यहाँ पे क्या सर, ये तो छोड़ो, ये तो अपनी स्ट्रक्चर से आती है, अपन बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। कर्वेचर की क्या होती है, तो मैं यहाँ से 90 लेता हूँ स्पर्श रेखा से, कोई भी बिंदु मेरे पास है, ठीक है, और यहां से भी 90 लेता हूं, तो ये कोई बिंदु N पे क्रॉस होता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखो, नहीं समझ आता है वीडियो को एक दो बार वॉच करो, आराम से समझ में आता है, गारंटी लेता हूं मैं आपकी, कभी भी इसका सवाल आपसे गलत नहीं होगा दोस्तों। फिर देखो अब कोई टाइम, यदि मैं टाइम अपन टेंड्स टू ले लेते हैं, डेल्टा टाइम टेंड्स टू 0, यानी कि टाइम 0, यानी कि Q पॉइंट धीरे धीरे किसकी ओर आएगा, P की ओर आएगा। देखो दोस्तों ये यहां से P की ओर आएगा ऐसे, तो ये रेखा जो ये एंड पॉइंट है, ये क्या होगा, ये पीछे की ओर गतिशील होगा। तो ये पीछे की ओर धीरे धीरे गतिशील, क्योंकि लाइन है, लेंथ तो कम होगी नहीं, माइनस में तो आएगा नहीं, तो ये धीरे धीरे होगा, तो ये एन बिंदु इस तरफ आएगा और किसी बिंदु C पे आके रुकेगा, तो ये अपना सेंटर हो जाएगा इसका। तो ये अपने पास इस प्रकार से होता है। अब देखो इससे डेफिनेशन क्या बनती है अपने पास कि वक्रता का केंद्र, तो जो बिंदु C आएगा, जो N बिंदु C तक जाएगा, ये C ही वक्रता का केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ रेडियस कर्वेचर कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट होता है वक्रता वृत्त। वक्रता वृत्त क्या होता है, बिंदु C को सेंटर यानी केंद्र और CP
इसको त्रिज्या यानी कि रेडियस मानकर खींचा गया वृत्त, यानी कि मैं सी और पी इसको रेडियस मान लेता हूं, तो इससे खींचा गया एक वृत्त होगा, वो हमारा वक्रता वृत्त कहलाएगा, यानी कर्वेचर सर्किल। फिर उसके बाद आती है वक्रता त्रिज्या, जो अपनी मेन टॉपिक है। वक्रता के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर मेन टॉपिक होता है, वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वो देखो क्या ये दूरी जो सीपी है यही अपनी वक्र की क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। मैं देखो यहां अंडरलाइन कर देता हूं ध्यान रखने के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे प्राय रो से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? रो से, यानी कि सी से पी की जो दूरी होगी वो अपन रो लेंगे। अब देखो फिर ये और रो का फॉर्मूला क्या होगा, नेज समीकरण, यानी एस और साई के मध्य। यहां अपन बात ही सही कर रहे हैं कि यानी कि यहां से जब शुरू हुआ तो ये अपने पास कर्व की लेंथ कितनी है पी तक, एस। तो एस और साई एंगल के मध्य अपने को रिलेशन दिया हुआ हो तो उससे अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, डीएस अपॉन डी साई। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से। फिर बात आती है वक्रता। वक्रता क्या होती है, क्या 1/cp, यानी कि ये जो इसकी वैल्यू होगी उसका इनवर्स ले लो, यानी कि 1/रो। 1/रो इसका मतलब डी साई अपॉन डीएस को P पर, यानी जो अपना बिंदु P है पर वक्र की वक्रता कहते हैं। तो यहां तक ध्यान रखना दोस्तों, ये अपने पास डेफिनेशन है। मैं एक बार वापस दोहराता हूं कि वक्रता क्या होती है, वक्र के किसी बिंदु पर उसका मोड़ ही वक्रता कहलाता है या कहलाती है। वक्रता केंद्र जो अपने डायग्राम में बिंदु C दिख रहा है वो उस वक्र का वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर वक्रता वृत्त का बिंदु C को केंद्र मान लो और CP को वक्रता त्रिज्या मान लो, तो C को केंद्र मान के और सीपी को वक्रता त्रिज्या मानकर एक खींचा गया वृत्त वक्रता वृत्त कहलाता है, यानी कर्वेचर सर्किल। फिर बात आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या की। तो जो सीपी दूरी होती है जिससे वक्रता वृत्त खींचा है, तो सीपी जो लंबाई है वही अपनी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो उसका फॉर्मूला होता है रो बराबर डीएस अपॉन डी साई। फिर बात आती है वक्रता की। वक्रता क्या होती है, वक्रता त्रिज्या का इनवर्स 1/cp यानी 1/रो, और 1/रो हो गया तो डी साई अपॉन डीएस, जो वक्रता कहलाती है वक्र की उस P बिंदु पे। अदरवाइज कोई पॉइंट चेंज होगा तो उसके लिए वक्रता त्रिज्या भी चेंज होगी और वक्रता भी चेंज होगी। अब बात आती है कि इससे रिलेटेड पर्सन किस प्रकार आते हैं अपने। तो देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, अपने क्लासमेट्स हैं, जो जूनियर है 12th से फर्स्ट ईयर में आने वाले, उनको भी सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, जिनसे कि उनको भी फायदा मिले। और आप भी कीजिए, यदि सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बनिए। गारंटी कहता हूं आपको इन ट्रिकों के से कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता। देखो इसके पर्सन किस प्रकार आते हैं, रिलेटेड पर्सन लेते हैं अपन। यदि अपने को S बराबर सी टेन साई दे रखा है, क्वेश्चन S बराबर सी टेन साई, इसकी अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, तो हमें पता फॉर्मूला क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, वक्र का जो अपने को ये दिया रखा है साई के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, ds अपॉन डी साई। क्या हो जाएगा, सी टेन साई का क्या हो जाएगा, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर साई। तो यहां से ds अपॉन डी साई को हम क्या लिख सकते हैं, रो। तो यहां से हो जाएगा सी सेक स्क्वायर साई। किसी स्टूडेंट्स के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार, और यदि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व बताता हूँ उसका। फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार। तो अपने पास यदि वक्र दे रखा है c बराबर c log tan साई, इस प्रकार आ गया। क्या सर इसका कैसे करेंगे, तो सबसे पहले भाई क्या जाएगा, वक्र का साई के सापेक्ष अवकलन, साई के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ds अपॉन डी साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, c log tan साई, यानी कि 1/tan साई। यहां तक किसी स्टूडेंट्स के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और tan का क्या हो जाएगा,
सेक स्क्वायर साई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रो बराबर सी सेक स्क्वायर साई अपॉन टेन साई। किसी स्टूडेंट्स यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहते हैं स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर का सवाल होता है। इसी प्रकार अपने कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो एस बराबर सी लॉग सेक साई, तो क्या हो जाएगा, वक्र का साई के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, ds अपॉन डी साई सी 1 अपॉन सेक साई। अब हमें सेक साई का भी करना पड़ेगा। तो सेक साई का क्या होता है स्टूडेंट, सेक साई का होता है सेक साई डॉट टेन साई। तो यहां से क्या हो जाएगा, सेक साई से सेक साई कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से अपने पास हो गया रो इक्वल टू सी टेन साई। किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। अब देखो अपन और सवाल करते हैं इसके लिए कि किस प्रकार हो। देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, सी एस बराबर सी टेन साई दिया हुआ होता है और अपने को केवल साई के सापेक्ष करना है, तो आता है सी सेक स्क्वायर साई। लॉग टेन साई का दिया हुआ होता है तो 1 अपॉन लॉग का क्या होता है, पहले इनवर्स ले 1 अपॉन लिया, फिर बट्टे में जो फंक्शन था, यानी कि यहाँ श्रृंखला नियम लग जाता है, चेन रूल लिख जाता है, जो अपन ने बीएससी से पहले 12th के अंदर मैथ में अपने को सर ने पढ़ाया था। फिर बीएससी के अंदर भी अपन ने कुछ टॉपिक किए थे जिसके अंदर चेन रूल लगता है, तो उससे आप रीड कर सकते हो, वॉच करो वीडियो को, वो अच्छे से समझ में आएगा, फिर अपन कर सकते हैं। इसके बाद सी लॉग सेक साई है तो उसका भी अपन चेन रूल से करते हैं, तो क्या हो जाता है, रो बराबर सी टेन साई। अब इसी प्रकार और लेते हैं सवाल। यदि अपने को दे रखा सी बराबर ए लॉग सेक साई प्लस टेन साई। इस सवाल के बारे में स्टूडेंट में एक बात कहना चाहूंगा कि हर कोई भी यूनिवर्सिटी और राजस्थान की अपनी 7 यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लगती है, 1-2 अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सब यूनिवर्सिटियों के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ये टॉपिक लगता है कर्वेचर का, और हर दूसरे या तीसरे साल ये सवाल कन्फर्मली दिया जाता है या इससे रिलेटेड दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि इस सवाल पे खास करके ध्यान रखें, क्योंकि कई बार स्टूडेंट गलत कर देते हैं कि बहुत बड़ा सवाल नहीं है, सिर्फ 2 स्टेप में हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट का जो वहम होता है, जो अपने को डर होता है, वो अपने को निकालना होता है। कई कोचिंग्स वाले भी कहते हैं कि बड़ा सवाल है, इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाता है, तो फिर नहीं निकाल पाएंगे। नहीं, बिल्कुल गलत है। तो मैं कहता हूँ आपको ध्यान रखना है कि बड़ा सवाल कैसे आए, अपने को तरीके से करना। अभी जो मैंने ट्रिक बताई आपको, साई के सापेक्ष उसका आकलन करो, रो डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, देखो आंसर आता है या नहीं आता, ठीक है। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से देखो वक्र का साई के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, डी साई अपॉन डी एस अपॉन डी साई। ए लॉग के अनुसार जो बट्टे में आता है, देखो एक एक स्टेप करोगे स्टूडेंट, मैं कहता हूं एक भी सवाल गलत नहीं होता। लेकिन कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ट्रिक के चक्कर में अंगुलियों पे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और अंगुलियों पे सोल्व ट्रिक हमेशा काम नहीं आती प्यारे स्टूडेंटों। ये हमेशा ध्यान रखना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आराम से स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग कट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सफलता जरूर है और बड़ी सफलता होती है। कई स्टूडेंट्स जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर देते हैं छोटे सवाल को, फिर घर आके देखते हैं ये क्या कर दिया। तो ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, इसका देखो सेक साई का क्या हो जाता है, अभी पहले वाले सवाल में किया था अपन ने, सेक साई डॉट टेन साई। टेन साई का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर साई। देखो स्टेप बाय स्टेप करो, कभी गलत नहीं होगा स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूं। तो यहां पे देखो ए, यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, सेक साई कॉमन आ रहा है, तो टेन साई प्लस सेक साई, बट्टे में क्या है, सेक साई प्लस। अब देखो स्टूडेंट्स हो, अपने आप अपने चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी डायरेक्टली कि ये तो कट गया सर जी, कट गया। तो अपना आंसर क्या हो गया, रो बराबर ए सेक साई
कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार स्टूडेंट्स हो। देखो स्टेप बाय 2 स्टेप, 1 2, ये लो खत्म, आंसर आ गया अपने पास। ये ध्यान रखना है, कभी भी कोई कहीं अपने जो साथी होते हैं वो कहते हैं ये तो बहुत बड़ा आंसर था, इसका तो कुछ नहीं है, तरीके से करो। क्यों? क्योंकि वो बड़े आंसर जब होते हैं जब वो अंगुलियों पे करते हैं, और अंगुलियों पे कहीं भी एक स्टेप यदि आपने गलत से चूज कर लिया या माइंड में कर लिया तो वो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर देखो यदि अपने को कोई बार एक सवाल और आता है जो बड़े सवालों में भी कई बार पूछ लेते हैं, 3 नंबर या 4 नंबर में सवाल होता है, और मैं कहता हूँ आरपीसी के जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी खास करके इस टॉपिक को ध्यान रखें। कम से कम 2 सवाल पूछे जाते हैं, और 2 सवालों बहुत होते हैं। एक सवाल ही अपने को 3 साल पीछे धकेल सकता है कई बार, क्योंकि 3 साल में भर्ती है, 2 साल में भर्ती आती है, तो अपने को एक एक सवाल की कीमत समझनी चाहिए। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों को मैं खास करके कह रहा हूं, यदि अपने पास ये सवाल देखो बहुत बार अपने को देखने को मिला है, यदि किसी वक्र की वक्रता त्रिज्या रो तथा tan फाई बराबर r d थीटा अपॉन dr है तो सिद्ध कीजिए r अपॉन रो साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा। तो ये देखो इस प्रकार से लिखा हुआ है। यदि इसको सिद्ध करना होता है, सेकंड ग्रेड में अपने पास बहुत बार आया कि ये चीज छुपाई हुई होती है, ऑप्शन में होती है ये चीज, और ये अपने को दिया हुआ होता है कि इसकी बराबर वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ध्यान रहना, छोटी सी वैल्यू है और कुछ ही नहीं है बड़ा सा बैम, सिर्फ अपने को डराने का। ज्यादातर एग्जामिनर क्या होता है उसकी शक्ल चेंज कर देता है, कोई चीज है उसको छुपा दी, स्टूडेंट चकित हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं ये तो सिद्ध करने का आ गया, कोई डरने की बात नहीं, बहुत सिंपल से सवाल है ये। देखो किस प्रकार होगा, जो दिया ध्यान रखो, जो कराया हुआ है वो पहले रिमाइंड रखो। ये अपन ने पहले किया था, कहां किया था याद करो, देखें तो ये अपन ने किया था टेंजेंट और इनिशियल लाइन और कर्व, जो अपने वो कर्व होता था, तो कर्व के अंदर जो अपने पास ध्रुवांतर और स्पर्श के मध्य कोण होता था वो होता था फाई, और उसके लिए फॉर्मूला लिखा था तो tan फाई। तो अपने पास ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसके अनुसार देखो क्या दिया हुआ है। तो हम जानते हैं किसी वक्र के लिए क्या होता है, थीटा प्लस फाई क्या होता है, साई होता है सर जी। तो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर तथा क्या दिया अपने को, tan फाई r d थीटा अपॉन dr। तो किस प्रकार, इससे मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। क्या करते हैं इसके लिए, इससे मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं। तो ये क्या हो गया, फाई हो गया सर जी। तो क्या होता है, tan का होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार होता है, यानी कि r d थीटा, और ये क्या हो जाएगा dr हो जाएगा सर जी। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कार एन आर्क, चाप की लंबाई के अवकलज की बात की थी, वहां पे ये होता है। तो यहां से मैं और एक नई चीज ले लेता हूं, अपने जो सिद्ध करने में आ रहा है साइन फाई। साइन फाई क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, क्या हो जाएगा r d थीटा अपॉन ds। मैं इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूं। स्टूडेंट्स आपको यदि ये पसंद आता है तो सब्सक्राइब करवाइए, और स्टूडेंट्स से कि उनको भी फायदा मिले। और अपने पढ़ाई का, शिक्षा का एक ही रूल है, बांटने से बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हो गई। अब मैं लिखता हूं समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा, सामने क्या हो जाएगा डी साई अपॉन डी थीटा। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। फिर देखो यहां से क्या हो जाता है, मैं साइन फाई की मल्टीपल कर देता हूं जो अपने को चाहिए,
तो यहाँ हो जाएगा साइन फाइव डी अपॉन डी थीटा। अब देखो इक्वेशन 2 से साइन फाइव की मेरे पास वैल्यू है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर डी थीटा अपॉन डी एस डी साई अपॉन डी थीटा। तो देखो डी थीटा से डी थीटा नेगलेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, तो अपने पास क्या हो गया साइन फाइव 1 प्लस यहां से क्या हो जाएगा आर डी साई अपॉन डी एस। तो यहाँ क्या स्टूडेंट हो गया, मैं इसको इस प्रकार लिख दूं आर अपॉन डी एस अपॉन डी साई। ये किसकी टर्म हो गई स्टूडेंट्स? हो अभी अपन ने 2-3 सवाल किए हैं इसके, तो ये अपने पास क्या सर जी, ये तो रो का मान हो गया, तो 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा बराबर आर अपॉन रो। देखो स्टूडेंट्स ऊपर देखो यही सिद्ध करवाना था क्या, कि हाँ सर जी यही सिद्ध करवाना था। तो इतना छोटा सा सवाल था और कई बार ये 6 नंबर में दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घबराने की बात नहीं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना चाहिए। आप कई स्टूडेंट ऐसे तो देख तो लेते हैं, ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा भी हौसला कमजोर पड़ता है कि भाई कोई स्टूडेंट नहीं कर रहा या तो उसको समझ में। तो ये ध्यान रखें कि लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अपन और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।